नमस्ते, मैं हूं रेनोस वाकिस, विश्व बैंक संस्थान में लीड इकोनॉमिस्ट और आपका होस्ट एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट पॉडकास्ट में। इस सीरीज में मेरा एआई साथी आपके लिए विकास में तेजी लाने वाले प्रभावशाली विचार लेकर आएगा। इस पॉडकास्ट में हम ऐसे विचारों पर बात करेंगे जो विकास में तेजी लाएं और असर पैदा करें। इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। जब हमें पता चलता है कि कोई नई ग्लोबल रिपोर्ट आई है, खासकर इतनी बड़ी और डिटेल्ड, तो हम सबका ध्यान उसी बड़े हेडलाइन नंबर पर चला जाता है। और ये वाली रिपोर्ट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट, हालात को पलटने की नीतियां, ऊपर से देखने पर तो ये काफी चिंताजनक लगती है। बिल्कुल। रिपोर्ट का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि जो पैसा पहले विकासशील देशों में आ रहा था, वो अब सिर्फ कम ही नहीं हो रहा, बल्कि धीरे-धीरे घटता भी जा रहा है। तो आसान शब्दों में बताएं, असल में ये नंबर कैसे दिखते हैं? ट्रेंड अब साफ दिख रहा है। एक आम डेवलपिंग कंट्री में जीडीपी के मुकाबले एफडीआई का हिस्सा 2008 में करीब 5% था। आज वो घटकर आधे से भी कम, मतलब 2023 में सिर्फ 2% से थोड़ा ऊपर ही रह गया है। आधे से भी कम। तो क्या ये सिर्फ कुछ देशों की दिक्कत है या फिर ज्यादातर जगहों पर ऐसा हो रहा है? ये गिरावट बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। करीब 60% डेवलपिंग देशों में एफडीआई टू जीडीपी रेशियो कम हुआ है। और अगर नॉमिनल टर्म्स में देखें तो 2023 में जो $435 बिलियन मिले थे, वो 2005 के बाद का सबसे कम स्तर था। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो नौकरी बनने से लेकर ग्रीन ट्रांजिशन के लिए फंडिंग तक हर चीज को खतरे में डाल रही है। और यही बात हमें नीति बनाने वालों के असली सवाल तक ले आती है। हमें पता है कि एफडीआई जरूरी है, लेकिन क्या ये वाकई आर्थिक विकास में बड़ा फर्क लाती है? और क्या हर तरह की एफडीआई का असर एक जैसा होता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और रिपोर्ट का जवाब भी काफी सोच समझ कर दिया गया है। डेटा के मुताबिक औसतन अगर एफडीआई में 10% की बढ़ोतरी होती है तो 3 साल बाद जीडीपी में करीब 0.3% का इजाफा देखा जाता है। ठीक है, यानी लिंक साफ और पॉजिटिव है। लेकिन आपने कहा था कि इसमें बारीकियां हैं, वो क्या है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो सिर्फ औसत आंकड़ा है। रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि कुछ देशों में जहां हालात और ढांचा सही हैं, जिन्हें रिपोर्ट में कंड्यूसिव स्ट्रक्चरल कंडीशंस कहा गया है, वहां इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता है, जीडीपी में करीब 0.8% तक की बढ़ोतरी तक। तो वो स्थितियां क्या हैं? किसी देश के पास अपने निवेश से ज्यादा फायदा पाने के लिए क्या होना चाहिए? उम्म, ये ज्यादातर 4 अहम चीजों पर निर्भर करता है। पहली, ज्यादा ट्रेड ओपननेस यानी खुला व्यापार माहौल। दूसरी, मजबूत संस्थाएं, मतलब बेहतर रूल ऑफ लॉ और कम भ्रष्टाचार। तीसरी, अच्छी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी लोगों की शिक्षा और स्किल में सुधार। और चौथी, छोटी या सीमित इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कम काला या अनौपचारिक कारोबार। तो नीति बनाने वालों के लिए सीख ये नहीं है कि बस ज्यादा एफडीआई लाओ, बल्कि ये है कि पहले अपने हालात सुधारो, ताकि जो एफडीआई मिले उसका असर ज्यादा भी दिखे। बिल्कुल सही कहा। ये सोच सिर्फ बाहर से निवेश लाने पर नहीं, बल्कि अंदर से सुधार करने के असली काम पर भी ध्यान देती है। पूंजी लाना तो आधी लड़ाई ही है। असली बात है उसे सही तरह से इस्तेमाल करने की क्षमता रखना। वहीं से असली विकास शुरू होता है। सही कहा। और इसी दौरान निवेश का रूप भी बदल रहा है ना? रिपोर्ट में एक बड़े सेक्टोरल शिफ्ट यानी क्षेत्रों में बदलाव की बात की गई है। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। 2000 की दशक की शुरुआत से अब तक इसमें जबरदस्त परिवर्तन आया है। पहले करीब 45% एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में जाती थी, लेकिन अब वो घटकर 30% से भी कम रह गई है। और ये ज्यादातर हिस्सा अब सर्विस सेक्टर में चला गया है। तो फैक्ट्री से फाइनेंस और टेक की ओर। सही कहा। एफडीआई में सेवाओं का हिस्सा 45% से बढ़कर लगभग 65% हो गया है। और इस सर्विटाइजेशन का असली असर भी है। इसके लिए ज्यादातर एक ज्यादा कुशल वर्कफोर्स चाहिए, यानी देशों को फायदा उठाने के लिए अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग नीतियों को उसी के हिसाब से ढालना होगा। आपकी बात बिल्कुल सच है। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल। ये सब अभी क्यों हो रहा है? इस वैश्विक एफडीआई गिरावट के पीछे असल वजह क्या है? मेरी राय में अब दुनिया का माहौल पूरी तरह बदल गया है। तेजी से जुड़ने और साथ बढ़ने का जो दौर था वो रुक गया है। और अब हम बढ़ते फ्रिक्शन यानी टकराव और मुश्किलों के दौर में हैं। क्या रिपोर्ट में इसे साबित करने वाला डेटा भी है? हाँ है।
निवेश संधियों को ही ले लें। ये समझौते सीमा पार निवेश की आधारशिला हैं। विश्लेषण दिखाता है कि एक संधि के होने से साइन करने वाले राज्यों के बीच एफडीआई फ्लो में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी आ जाती है। क्या बात कर रहे हैं, 40%? ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रभाव है। हाँ बिल्कुल, और यही असली समस्या है। अब दुनिया ने ऐसी संधियां बनाना लगभग बंद कर दिया है। 2000 के दशक में देशों ने करीब 870 नई निवेश संधियों को साइन किया था, लेकिन 2010 से 2024 तक की पूरी अवधि में ये संख्या घटकर सिर्फ 380 रह गई है। यानी एफडीआई को बढ़ावा देने का मुख्य साधन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, वही व्यवस्था जो निवेशकों को भरोसा देती थी अब कमजोर पड़ रही है, और साथ ही बढ़ते भू राजनीतिक तनाव अब जोखिम की एक नई परत जोड़ रहे हैं। और ये असर साफ दिखता है। रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों के बीच आपसी राजनीतिक या कूटनीतिक झगड़े हैं, वहां एफडीआई का आना लगभग 8वां हिस्सा कम है। मतलब अब दोहरी मुश्किल है। पुराने तरीके जो निवेश खींचते थे वो खत्म हो रहे हैं और नई राजनीतिक रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आप आज किसी विकासशील देश में नीति बना रहे हैं, तो वो वैश्विक हवाएं जो पहले निवेश आपकी तरफ लाती थीं, अब उल्टी चलने लगी हैं। यानी अब माहौल आपके खिलाफ हो गया है। बिल्कुल सही कहा। आगे का रास्ता अब ज्यादा सोच समझकर और एक्टिव तरीके से काम करने की मांग करता है। मतलब निवेश लाने के लिए अपनी देश की बुनियादी चीजों को मजबूत करना होगा, बड़े सुधारों से फायदे बढ़ाने होंगे और दुनिया के साथ मिलकर इस बंटवारे के माहौल को रोकना होगा। अब बिना मेहनत के मिलने वाले फायदों का समय जा चुका है। एक सोचने पर मजबूर करने वाला लेकिन साफ संदेश है। हमें ये लहर खुद मोड़नी होगी। अब आपकी बारी, रेनॉल्ड्स। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। आज की बातचीत से कौन सा एक आइडिया आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। सुनने के लिए धन्यवाद।